स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोग को फिजिक्स का सीरीज पढ़ा रहा था और हम लोगों ने फिजिक्स की सीरीज में प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्लेन मिरर का जिक्र कर चुके हैं। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर का जिक्र करेंगे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। इसमें इसी से आधारित हमारा रे डायग्राम आता है परीक्षा में। एग्जाम में जो रे डायग्राम आएगा वो इसी से आधारित आएगा कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे रे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर हम रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। और ये सब पढ़ेंगे हम, सारे चीज़ पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, एपरेचर किसे कहते हैं। ये सारा हम लोग आज के लेक्चर में ख़त्म करेंगे। आज का लेक्चर हुआ मेरा लेक्चर 5 और हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन का सीरीज लेकर। आज हमें पढ़ना है क्या, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बोलने से क्या तात्पर्य है, पहले हमें इसे जानते हैं कि क्या है यह स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बोलने से पहला हमको यहाँ आपको नजर आ रहा होगा स्फेयर। स्फेरिकल किससे बना है, स्फेयर। और आप लोग सभी स्फेयर से परिचित हैं। गोला, गोला से सभी परिचित हैं। कोई है जो गोला से परिचित नहीं है? गोलीय दर्पण। अब यहाँ आते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर होता है चारों तरफ से घिरी हुई एक आकृति, 3D आकृति को ही हम क्या बोलते हैं, स्फेयर। यह आकृति होना चाहिए क्या, 3D होना चाहिए, यानी कि इसका लेंथ भी होना चाहिए, ब्रेथ भी होना चाहिए और हाइट भी होना चाहिए। अगर लेंथ ब्रेथ है लेकिन हाइट नहीं है तो वो सर्कल कहलाएगा, गोला नहीं कहलाएगा। यानी कि सर्कल को एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल बना दीजिए, एक ऐसा सर्कल बना दीजिए, चारों तरफ सर्कल बना के घेर दीजिए, आपको बन जाएगा गोला। यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं कि यह मेरा स्फेयर है। क्या है, स्फेयर। यह स्फेयर में देखिए तो आप लोग क्या क्या नजर आ रहा था। आप लोग स्फेयर में क्या क्या पढ़े हैं? स्फेयर में आप लोग सेंटर पढ़े होंगे कि एक सेंटर होता है। स्फेयर में आप लोग पढ़े होंगे एक रेडियस होता है, पढ़े हैं ना। एक सेंटर पढ़े होंगे, एक रेडियस पढ़े होंगे और एक डायमीटर पढ़े होंगे, एरिया पढ़े होंगे एंड वॉल्यूम पढ़े होंगे। इतना ही ना पढ़े हैं। अब आते हैं हम लोग इसी में। यह जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर वो स्फेयर से बना है। किससे बना है? स्फेयर से। आप लोग का पता है कि मिरर हमेशा किसी एक भाग को कलर करने पे बनता है, या तो इसके ये भाग को कलर कर दें या ये भाग को कलर कर दें, या स्फेयर को आगे से कलर कर दें या पीछे से कलर कर दें। यानी कि मिरर हमेशा बनता है कलरिंग करके, रंजित करके। तो अब यहाँ पर बनाते हैं कि अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यह जो स्फेयर है यह हमें स्फेयर लेता है होलो स्फेयर। कौन सा स्फेयर? होलो स्फेयर। होलो स्फेयर बोलने का मतलब हुआ कि वैसा स्फेयर जिसके अंदर कुछ न हो, जिसके अंदर एयर हो और उसके बाहर एयर हो, लेकिन बीच से क्या हो, एक स्टील हो या कुछ हो, कांच हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आते हैं कि हमें जो स्फेरिकल जो मिरर बनाना है, स्फेरिकल मिरर में दो टाइप का मिरर होता है। पहला होता है कॉनकेव मिरर, पहला होता है कॉनकेव मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब पहला आते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर पर। किस पे आते हैं? कॉनकेव मिरर पर, कि आखिर यह कॉनकेव मिरर होता क्या है, ये बनता कैसे है। तो कॉनकेव मिरर कुछ नहीं है। कॉनकेव मिरर, अगर हम स्फेयर को, यह जो स्फेयर है इस स्फेयर को आधा बांट देते हैं, आधा से तोड़ देते हैं, तो क्या मेरा यही ना बन जाएगा, आधा से तोड़ दिए। आप लोग को अच्छा से नजर आए इसलिए ज़्यादा तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आधा कट गया, ये भी आधा कट गया, आधा आधा पार्ट बन गया। तो इस पार्ट को क्या करेंगे, अगर हम बाहर से रंजित कर दें यानी बाहर से कलरिंग कर दें, इस पार्ट को क्या कर दें, बाहर से अगर कलरिंग कर दें, यानी कि कॉनकेव साइड को अगर कलर कर दें तो ये हमें बन जाएगा कॉनकेव मिरर। यानी कि यह बन गया कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर।
लेकिन जैसे ही हम इस स्फीयर के पार्ट को अंदर वाले को क्या कर दें, कलरिंग कर दें, अंदर वाले को कलरिंग कर दें तो यह बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि आप लोग समझ गए हैं कि किसी भी स्फीयर के, किसी भी हॉलो स्फीयर को अगर हम आउटर साइड को यानी कॉनकेव साइड को अगर हम क्या करते हैं, रंजित कर देते हैं, कलरिंग कर देते हैं तो हमारा बन जाता है कॉनकेव मिरर। अगर हम इनर साइड को रंजित कर देते हैं यानी कलरिंग कर देते हैं तो हमारा बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर से परिचित हो चुके होंगे, इसलिए इसे मिटा के हम लोग आगे की ओर अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बात उठता है कि बहुत सारे जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसके कुछ नियम है, उस सारे नियम को जानते हैं, उसके कुछ क्या बोलते हैं कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को जानते हैं कि क्या होता है। पहला आता है स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे बोलते हैं अब यहाँ पर समझते हैं। इसको हिंदी वाले लिख लेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब यहाँ आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, जिस स्फीयर को हम बनाए ना, स्फेरिकल मिरर हम किससे बनाए? स्फीयर से बनाए हैं। और जिस स्फीयर से हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाए हैं उस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा। बिना सेंटर के स्फीयर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि जिस स्फीयर से हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाए हैं उस स्फीयर का सेंटर ही हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि यह जो है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट सी ही हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर हम इसको आधा से आधा तोड़ देते हैं तो यह जो हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया और कॉन्वेक्स ये बन गया, तो कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही हो गया। यानी कि एक स्फीयर को अगर हम दो मिरर में कन्वर्ट करते हैं, एक मिरर को हम कॉनकेव बोलते हैं, एक मिरर को कॉन्वेक्स बोलते हैं, तो दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जिस स्फीयर से हम लोग स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं उस स्फीयर का सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं। हिंदी वाले समझ रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी में भी बोल देते हैं कि जिस गोला से हम लोग गोलीय दर्पण बनाए हैं, जिस गोला से गोलीय दर्पण बनाए हैं उस गोला के केंद्र को ही हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। किसी प्रकार का प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे बढ़ें। क्या डिफिनेशन लिखाने की ज़रूरत है? क्या डिफिनेशन लिखाने की ज़रूरत है? जल्दी बोलें, लिख लें। सेंटर ऑफ एनी स्फीयर, center of any sphere from which we made a spherical mirror that center is called center of curvature. That center is called सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आपका उसका सॉल्यूशन देंगे। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलता है? सेंटर ऑफ एनी स्फीयर फ्रॉम विच वी मेड अ स्फेरिकल मिरर दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी वाले लिखें कि जिस गोला से हम लोग गोलीय दर्पण बनाए हैं उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस गोले से हम लोग गोलीय दर्पण बनाए हैं उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे की ओर बढ़ें। सेंटर ऑफ कर्वेचर खत्म हो गया। फिगर पाड़ना होगा तो ये फिगर पाड़ लें, एक गोला पाड़ लें, इस गोला को बाहर से रंग दें, इस गोला को बाहर से रंग दें, इसको अंदर से रंग दें। एक बन गया कॉनकेव, एक बन गया कॉन्वेक्स, बीच में सेंटर बना दें, इसी को नाम डिनोट कर दें सी, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे आप
इट इज डिनोटेड बाई सी, इट इज डिनोटेड बाई सी, यानी इसे सी के द्वारा दर्शाया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लिखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट मेरा, वो होता है, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? जस्ट लाइक वही जो हम लोग पहले पढ़े, जिस स्फीयर से हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाए हैं उस स्फीयर का कुछ रेडियस होता है या नहीं होता है। यानी जिस स्फीयर से हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाए हैं उस स्फीयर के रेडियस को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि यह मेरा मान लेते हैं क्या है, मेरा स्फीयर है, इस स्फीयर का ये सेंटर है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिए हैं। लेकिन यह इतना डिस्टेंस, यह जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। यानी कि अगर मान लेते हैं कि यह मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर, और यह मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो जो इसके रेडियस होगा, इस स्फीयर का रेडियस होगा, वही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ पर लिख लें रेडियस ऑफ sphere from which we made a spherical mirror is called radius of curvature, is called radius of curvature। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं, ये सब मिरर का होता है। किसका होता है? मिरर का। इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है ना? यानी कि रेडियस, जिस त्रिज्या, हिंदी वाले लिख लें कि जो स्फीयर हम लोग, जिस स्फीयर से हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर बनाया है, यानी कि जिस गोला से हम लोगों ने गोलीय दर्पण बनाया है, उस गोले के त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी कि जिस गोले से हम लोगों ने गोलीय दर्पण बनाया है, उस गोले के त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं ना? फिगर में पढ़ लेंगे। ये जो यहाँ से सी से आर तक, यहाँ पी मान लें, पी के डिस्टेंस को होता है, उसी को बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़ें? लिख लिया ना? अगर नहीं लिख पा रहे हैं इतना जल्दी तो आप लोग क्या करें, आप लोग पॉज करें वीडियो को और उतारें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पोल का। किसका? पोल का। पोल इंपॉर्टेंट चीज़, जिसका हम लोग हर बार यूज करेंगे। हर रे डायग्राम में हम लोग पोल का यूज करेंगे, हर रे डायग्राम में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज करेंगे, हर रे डायग्राम में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करेंगे। इसलिए इन सारी बातों को आप लोग कान खोल के सुन लें और दिमाग में बैठा लें कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है पोल। पोल कुछ नहीं है, पोल है कि अगर मान ली कि यह मेरा क्या है, यह मेरा कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कोई बात नहीं, आप लोग कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, हम दोनों बना दिए। अब किसी का मन है किसी को ले लें। यह मेरा कॉनकेव है, यह मेरा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब जो कॉनकेव है, इस कॉनकेव को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ना है किस पर? इस पर। किस पर? ये दर्पण के एपरेचर पर। इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं ना, सीधी रेखा में जाते हैं, तो ये जहाँ पर मीट करता है इसी को हम लोग पोल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे जाते जाएँ जहाँ पर मिल गया या मिरर से, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम पोल समझने में नहीं ना? अब आते हैं, इसको भी वही करते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर मिलेगा वहीं होगा पोल। आप इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी बना सकते हैं, यहाँ से जाएगा तो ये हो गया पोल। समझ में आ गया ना। इधर से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इधर से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर तो हम इसे इस साइड को क्या कर दिए हैं, रंग दिए हैं, कलर कर दिए हैं, तो इधर से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। रिफ्लेक्शन होगा तो जब भी इधर से ही होगा, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाए हैं। जिधर से रिफ्लेक्शन होगा उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। कोई ये नहीं कि इधर से इधर बना दो आप, यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, इधर बना दोगे तो यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। यानी कि जिस तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर हो रहा है, उसी तरफ आप लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। पोल समझ में आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे जाएँ, जहाँ पर कोई भी मिरर से मिल जा रहा है पॉइंट, उस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे पोल। आप लोग समझ में आ गया। पोल को मिटा दें। पोल एपरेचर से याद रखें, एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, एपरेचर होता है यह जो बोलिए, ये जो दर्पण है, तो यह जो है ये दर्पण का साइज, यही ना है साइज, यह दर्पण का साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए, और बहुत ही ये दर्पण का साइज को ही हम एपरेचर बोलते हैं। ये दर्पण का साइज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेचर। यानी कि जितना रहेगा उतना ही एपरेचर है। समझ में आ रहा है ना। ये जितना कर्व है उतना ही एपरेचर है। कोई दिक्कत। ये सारा थोड़ा सा समझने के लिए है कि बोलेंगे, अगर कहीं कहीं हम टर्म यूज किए हैं एपरेचर, कहीं पोल बोलें, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलें, कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलें, तो आप लोग उसे लिख सकें। इसकी एग्जाम से किसी प्रकार का तुलना नहीं करें, क्योंकि ये सब एपरेचर पोल नहीं देता है एग्जाम में। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे सकता है। अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक, जिससे हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिए, एपरेचर पढ़ लिए, पोल पढ़ लिए। और नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस एक पॉइंट है। फोकस क्या है, एक पॉइंट है। यानी पोल से किसी एक पॉइंट के डिस्टेंस को ही हम फोकस बोलते हैं। वो पॉइंट अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ वो पॉइंट कौन होगा। यहाँ इतना पहले समझ लें कि पोल से एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब वह पॉइंट होगा कौन, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ले लेंगे, या हम अनंत पर ले लेंगे, यानी इन्फिनिटी पर ले लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वह एक पॉइंट डिफाइन है, वह एक पॉइंट क्या है, डिफाइन है। अब वह एक पॉइंट क्या होता है, जो पहले लिखें उसके बाद समझते हैं। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, when a parallel beam of light comes and strike to a spherical mirror, स्फेरिकल या मिरर बोलने का मतलब हुआ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स बोथ। समझ में आ गया ना। यानी कि व्हेन ए प्लेन बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट comes and strike to a spherical mirror, then all parallel ray after reflection, meets, और यहाँ पर गौर से पढ़िएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं जो meets और appears to be meet at a point, and that point is called focus। यहाँ देखिए, गौर से पढ़ें, पहले गौर से पढ़ें, 10 सेकंड पढ़ें, 15 सेकंड पढ़ें, पहले गौर से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट,
comes and strike to a spherical mirror, यानी कि convex and concave both, then all parallel rays after reflection meets or appears to be meet at a point, then that point is called focus. हिंदी वाले समझे कि जब किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से समांतर किरण पुंज आती है, जब किसी भी स्रोत से समांतर किरण पुंज आती है तो वह समांतर किरण पुंज स्फेरिकल गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद एक पॉइंट पे मिलती है। कहाँ मिलती है? एक पॉइंट पे मिलती है। तो उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या? फोकस। और क्या बोलते हैं? फोकस। अब यह कि एक पॉइंट पे मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में क्या पढ़ें कि रियल इमेज मिलती है एंड वर्चुअल इमेज मिलती हुई प्रतीत होती है। वही यहाँ होती है। अगर मिलती है एक जगह रिफ्लेक्शन के बाद तो उसे बोलेंगे फोकस। अगर मिलती हुई प्रतीत भी हो रही है तो हम लोग बोलेंगे, उसे भी बोलेंगे क्या? फोकस। यानी फोकस का डिफाइन दोनों कैसे कर सकते हैं? मीट्स ए पॉइंट और अपीयर्स टू बी मीट। आखिर ये डिफिनेशन क्यों बोलें? मीट्स और अपीयर्स टू बी मीट क्यों बोलें? क्यों मीट से क्या सिर्फ मिलने से काम नहीं हो सकता था? अपीयर्स टू बी मीट क्यों बोलें? आइए उस बात को समझते हैं कि क्यों आखिर हम अपीयर्स टू बी मीट बोलें। इसे लिख लिए होंगे तो इसे हम मिटाते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लें। और हिंदी वाले के लिए हम बोल दिए हैं, थोड़ा सा बैक जाएं, फिर से उसे नोट करें। अब यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। यह मेरा क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। गौर से यहाँ पर देखेंगे रे डायग्राम। ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस इतना ही है। अब क्या करेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ला रहे हैं। क्या बोलेंगे? व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम्स, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम्स, कम आया पैरेलल बीम राइट। जब समांतर किरण पुंज किसी स्रोत से आती है, आ रही है, यहाँ पर कोई स्रोत है, सन है, सन से तो समांतर किरण पुंज ही आएगी। समांतर किरण पुंज आ रही है और आने के बाद स्ट्राइक करती है किससे? मिरर से। मिरर से स्ट्राइक की। स्ट्राइक माने कि टकराना। टकराई मिरर से। टकराने के बाद एक पॉइंट से होकर गुजरती है। इधर से भी अगर मान लिया कि कोई आ रहा है रे, इसे थोड़ा सा आर को अभी हटा रहे हैं, इधर से भी मान लिया कोई रे आ रहा है, पैरेलल रे, तो ये भी यहाँ से भागेगी, ये भी यहाँ से भागेगी। एक और बना लेते हैं आपके लिए, ये भी यहाँ से भागेगी। अब देखिए तो जितना भी रे आ रहा है पैरेलल रे, सारा पैरेलल रे है और सब कैसे रिफ्लेक्शन हो? रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रहा है? एक पॉइंट से भाग रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे क्या? इस पॉइंट को ही बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। हिंदी में भी फोकस ही बोलते हैं। समझ में आ गया? प्रॉब्लम सॉल्व। नजर आ रहा है ना फोकस? अब आते हैं, ये तो हम कॉनकेव ले लिए हैं, यानी यहाँ पर मिलती हुई मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कि मिल रही है। मिलती हुई प्रतीत अब करते हैं, यानी कि अपीयर्स टू बी मीट्स। अपीयर्स टू बी मीट्स के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से क्या आएगी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें कौन बता सकता है कि यह मिल रही है कि नहीं? ये रिफ्लेक्ट, ये ऐसे ऐसे चलते जाएगी, ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ये कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं ना मिलेगा? नहीं। ये देखो, ये ऐसे चलते जाएगा, ये ऐसे चलते जाएगा, ये दोनों कभी मिलेगा? नहीं। ये मिलेगा? नहीं। ये मिलेगा? नहीं। यानी ये कभी मिल ही नहीं सकती है, रियली रूप से यह कभी मिल ही नहीं सकती है। लेकिन यह मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसे? कि अगर हम इसे पीछे की ओर बढ़ाते जाएं,
इसे पीछे की ओर बढ़ाते जाएं। अगर मान लेते ये है मेरा, ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया। देखो तो सारा रे क्या पीछे की ओर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है या नहीं। सारा रे पीछे की ओर अगर बढ़ाएं, डॉट डॉट लाइन वाला देखो, डॉट डॉट लाइन वाला कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यानी यह मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह उसका हो जाएगा फोकस। या क्या हो जाएगा, फोकस। यानी कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को ही हम फोकस बोलेंगे, इसका ये फोकस पॉइंट होगा। इसे बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट, फोकस दूरी जिसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ की ये डिस्टेंस, इन्हें फोकस पॉइंट बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को फोकस दूरी बोलेंगे, यानी कि फोकस से। समझ में आया ना, ये डिस्टेंस को फोकस दूरी और इस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलेंगे। वहाँ पर ये यहाँ पर भी वही अप्लाई कीजिए, इसको बोलेंगे फोकस दूरी, इसको बोलेंगे फोकस पॉइंट। कोई दिक्कत समझने में, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रही है तो आप जल्दी से लिखें, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी लिखें। इसे हो गया होगा तो इसे उतारें। आप लोग को फोकस एंड फोकस पॉइंट, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सारी की जानकारी आप लोग को मिल चुकी है, या अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हर एग्जाम में पूछना ही पूछना है, नहीं पूछे उसके बगैर काम ही नहीं चलता है। क्वेश्चन सेटर का खाना ही नहीं पचेगा जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वह क्वेश्चन है, प्रूव करो F बराबर R/2, F बराबर R/2, प्रूव दैट। कह दिया कि तुम्हें प्रूव करना है कि फोकस जो होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये क्वेश्चंस किसी भी प्रीवियस ईयर का सेट उठा लें आप, अगर यह क्वेश्चंस नहीं आया है तो बोलिएगा। यानी कि यह क्वेश्चंस नेसेसरी हो जाता है कि आप लोग को प्रूव डैट F बराबर R/2 आए ही आए। तो इसे प्रूव करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि यह कैसे प्रूव होगा कि फोकस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। अब आते हैं, यह मेरा मान लिया, यह मेरा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर ले लिए, कॉनकेव मिरर। आप पर डिपेंड करता है, आपको कोई भी ले सकते हैं, कॉनकेव मिरर। किसी प्रकार का प्रॉब्लम लेने में नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ये C है, इससे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आता है ना आप सभी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या लिए हैं कि इतना तो हम लोग समझ गए, इतना समझने के बाद आपको क्या करना है, इतना समझने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को मात्र एक काम करना है कि एक पैरेलल बीम लेना है, पैरेलल बीम को यहाँ से गुजारना है। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल बीम जो रहता है, गुजरने के बाद दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर गुजरती है या नहीं। अभी आप लोग को बताएं कि कितना भी पैरेलल बीम ले लें, दर्पण से जब भी टकराएगी तो वह फोकस से ही गुजरेगी, या फोकस से गुजरेगी या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। कोई दिक्कत नहीं, यानी इतना तो समझ गए होंगे। अब क्या होता है, यहाँ से एक रे लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पर ऐसे नाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाता है तो वह परपेंडिकुलर रे कहलाता है। कौन सा रे कहलाता है, परपेंडिकुलर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे आप लोग दर्पण पर भेज दें, वह परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिग्री या 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 90 डिग्री। यानी कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रे अगर 90 डिग्री पे जाए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है I = R। यानी 90 डिग्री पर, यानी कि अगर नॉर्मल से 0 डिग्री पर जाएगा तो यह 0 डिग्री पर ही वापस आएगा। तो यहाँ से देखते हैं यह नॉर्मल से कितना, नॉर्मल भी इसका यही होगा, इसी पर जा रहा है तो 0 डिग्री बना रहा है कौन, तो इस जिस पर जाएगा उसी पर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसे आप आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। आपके पास 2 रे गया ना, ये आपका नॉर्मल है, ये क्या है, पहला यहाँ से देखें, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। यानी इसको हम बोल सकते हैं अभिलंब। ये आपका अभिलंब है, क्योंकि हम लोग अभी बता चुके हैं आपको प्रॉपर्टी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर
अगर कोई रे जाता है तो वह परपेंडिकुलर रहता है। कैसा रहता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत। ये 90 डिग्री हो गया। तो अब हम देखते हैं कि यह तो नॉर्मल हो गया, तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ही ना पढ़े थे। ये अगर ऐसे आया है, रे कोई ऐसे गया है तो बीच में एक लंबवत बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसे आई बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे गया रे, इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये बनाएगा एंगल आई, ये बनाएगा एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इज इक्वल टू आर होता है, आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। अब यहाँ देखते हैं, ये आई हो गया, ये आर हो गया, तो अब क्या करना है कि यह जो आई है यह पैरेलल रे है, पैरेलल है ना, ये पैरेलल किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, भूल गए तो बताना, याद कर लें कि इस एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यह जो रे है, यह रे किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रे, जब दो पैरेलल रे को, यहाँ से गौर से देखिएगा, जब दो पैरेलल रे को कोई एक तीसरी रेखा कट करती है तो यह एंगल और यह एंगल बराबर होती है। ये ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना, यानी कि अगर दो रेखा को एक तीसरी रेखा कट करती है तो यह एंगल और यह एंगल क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर भी देखें, यह दो रेखा क्या है? पैरेलल है। इसको ये कट कर रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर हम मान लेते हैं, बढ़ाते हुए प्रतीत करते हैं, जाएगा तो नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं इसे, तो देखो तो ये कट कर रहा है, ये समांतर दो क्या है? रेखा है। इस रेखे को तीसरी रेखा अगर कट कर रहा है तो यह कोण और यह कोण क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। आप लोग नाम लिख लें, इसे मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, एफ, हो गया ना। तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, थोड़ा सा रफ, ज़्यादा नहीं करिए, इतना रफ किए तो समझाने के लिए आपको। यहाँ पर आप लोग लिखना स्टार्ट करें कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ, ये और ये इक्वल होगा। अभी बताएं आपको कि जब दो समांतर रेखा को किसी तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आते हैं ये एंगल, ये तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आते हैं, अब हम क्या बोले कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इक्वल टू आर होता है। क्या होता है? आई इक्वल टू आर, यानी आई इक्वल टू आर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो एंगल, यह एंगल के बराबर है, यानी कि इसमें लिख सकते हैं एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल सी बी एफ, बी सी एफ इक्वल टू सी बी एफ। समझ में आ रहा है? यानी कि ये समझ में आ गया क्यों हो रहा है। यहाँ पर लिख लीजिएगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कि सी बी एफ बी सी एफ के बराबर है, और यहाँ बी सी एफ ए बी सी के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ये दोनों कॉमन है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो ए बराबर सी लिख सकते हैं ना, यानी ए बराबर बी और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी कर दिए, यानी इतना बराबर इतना हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ हो गया, सी बी एफ। ये तो पहले भी हमें पता था। अब आते हैं सेकंड। अब यहाँ देख रहे हैं कि एंगल, जब ये एंगल आई और ये एंगल आर बराबर है तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ से कि अगर कोई दो ट्रायंगल के कई दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने वाले दोनों भुजा भी बराबर होंगे। यानी एंगल, अगर ट्रायंगल है, यहाँ पर देखें, अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का दो साइड दो एंगल अगर बराबर रहेगा, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। अगर एंगल ए बराबर एंगल बी रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा भी बराबर होंगे। ये पर है ना ट्रायंगल। अगर ये सारे में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग जाके ज्योमेट्री पढ़ लें, क्योंकि ज्योमेट्री से ही सॉल्व हो रहा है। यानी एंगल ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं आई इक्वल टू आर है तो ये साइड और ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी एफ इक्वल टू सी एफ, बी एफ इक्वल टू सी एफ।
साइड। क्यों? क्योंकि I बराबर R है। समझ में आ रहा है ना? यानी अब यहाँ पर देखें BF इक्वल टू CF हो गया, तो यहाँ पर आप लोग को एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एजम्पशन। क्योंकि फिजिक्स है जो एजम्पशन पे चलता है, कोई भी फिजिक्स का रूल है जो एजम्पशन पे ही प्रूव होता है। विदाउट एजम्पशन फिजिक्स एज नो एग्जिस्टेंस, यानी कि बिना एजम्पशन के फिजिक्स में किसी प्रकार किसी भी फार्मूला का एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिक्स का कोई फार्मूला 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सारा फार्मूला में एजम्पशन लेके हम लोग बनाते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर क्या एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन यह ले रहे हैं कि B है या P के एकदम नज़दीक है, B है जो P के एकदम नज़दीक है। यहाँ पर लिख लेगा एज्यूम डैट पॉइंट B इज वेरी नियर, वेरी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नियरर टू पॉइंट P, यानी कि पॉइंट B है जो पॉइंट के P के बहुत ही नज़दीक है, बहुत। यानी यह जो है B लगभग यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। यह B को कहाँ पर है? लगभग यहाँ पर है। यानी इतना छोटा अपरेटस है हमारे पास, यानी यह हमारा यहाँ पर है। तो आप देखो जब B P के नज़दीक आ जाएगा तब BF और PF इक्वल हो जाएगा नहीं। यहाँ पर अगर हम मानते हैं ये, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना। अगर B, गौर से सुनिएगा, B F P के नज़दीक आ जाएगा, B P के नज़दीक आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे घटते जाएगा और P के बराबर आ जाएगा। यानी कि PF, यहाँ पर मिटाते हैं आप लोग को ऊपर से, यानी कि PF इक्वल टू हो जाएगा BF, PF इक्वल टू BF, क्योंकि B है जो P के बहुत नज़दीक है। यहाँ पर लिख देगा एजम्पशन, बाय एजम्पशन। अब आते हैं नेक्स्ट, जब PF BF के नज़दीक क्या हो गया? बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं PC इक्वल टू PF प्लस FC, PC इक्वल टू PF प्लस FC। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? नहीं ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि PF किसके इक्वल है? BF के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PC इक्वल टू PF के BF में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लेते हैं यह जो F है, तो यह जो PC है, PC का डिस्टेंस कितना है? देखो तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। यानी कि PC क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। PC बराबर R हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। PF क्या है? हम बता दिए पहले ही कि PF जो है, अगर कोई भी समांतर किरणपुंज यानी कि पैरेलल रे आती है और दर्पण से यानी कि मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, और पोल से फोकस के डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं फोकस डिस्टेंस, यानी कि फोकस दूरी। तो ये जो फोकस दूरी हो गया, ये हो गया हमारा एक स्मॉल एफ, यानी कि PF क्या हो गया? स्मॉल एफ। PF क्या हो गया? स्मॉल एफ। अब यहाँ पर देखते हैं FC है जो BF के बराबर है, FC है जो BF के बराबर है, यानी FC के जगह हम लोग लिख सकते हैं BF, और BF जो है PF के बराबर है, और PF है जो फोकस दूरी है। कोई दिक्कत समझने में आ रही है ना? समझ में? इसको और थोड़ा सा नीचे क्लियर करते हैं, आप लोग लिखते जाएं। अब यहाँ पर लिख देते हैं FC इक्वल टू, यहाँ पर वाला FC इक्वल टू FC इक्वल टू BF एंड BF इक्वल टू PF, अब PF इक्वल टू F। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R इक्वल टू PC के R रखे हैं, PF क्या है? PF F है प्लस FC क्या है? BF के बराबर है। BF किसके बराबर है? PF क्या है? F है, F प्लस F। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ रहा है ना आप सभी को? अगर नहीं आ रहा है तो बोलें जल्दी। यानी R इक्वल टू 2F हो जाएगा, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2। ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा ज्योमेट्री समझनी है, और बाकी काम आपका आसान है। एक एजम्पशन लेना है, वह एजम्पशन यह है कि B है जो P के एकदम नज़दीक होगा।
जब बी को आप पी के नज़दीक करेंगे तभी आपका इसका क्या बोलते हैं, यह जो एफ बराबर r/2 आ रहा है आपका फार्मूला प्रूव हो सकेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं ये तो आप लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ें, एक बार और थोड़ा सा समझा देते हैं मिरर और फिगर को। पहले यहाँ देखें, एक पैरेलल रे आ रहा है, पैरेलल रे आकर के कहाँ भागा, जानते हैं कि फोकस से भागता है टकराने के बाद, तो फोकस से भागा। पोल से एफ के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, एफ से डिनोट कर दिए। पोल से सी के डिस्टेंस को आर बोलते हैं, यानी आर से डिनोट कर दिए। अब यहाँ देखें तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाएगा तो परपेंडिकुलर रे जाता है, यानी लंबवत जाता है। तो ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू आर होता है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी जब दो पैरेलल रे को कोई थर्ड साइड क्या करती है, काटती है, तो आई और ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे तो ये आई और ये आर बराबर है, तो ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर कर दिए और इसे बी और एफ, बी को पी के नज़दीक मान लिए तो यह जो होगा बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा और ये पूरा प्रोसेस कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।